जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। यस, अब मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एनडीए का प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 करा था, जिसमें मैंने आपके साथ पैटर्न डिस्कस करा था कि अगर आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं एनडीए में तो कौन कौन से सेक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपने उनको सॉल्व करना है। और यस, टाइमिंग का भी आपने बहुत ध्यान रखना है। तो उसी पैटर्न पे बेस्ड अब हम एक और प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें मैंने फिर इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस करे हैं और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, जिससे आपको एक आइडिया रहेगा दैट यस आपके क्वेश्चन पेपर में कितनी वेरिएशन होती है और आपको अपने आप को उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। बिकॉज पैटर्न चेंज हो गया, सो यू शुड नॉट गेट स्टक, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। आपको पता होना चाहिए हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। देखिए, ग्रामर वही है, वोकैबुलरी वही है, सिर्फ देने का तरीका बदल सकता है एग्जामिनर का। तो उसके तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ योरसेल्फ व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ पेपर। तो शुरू करते हैं। अब हम प्रैक्टिस पेपर 2 की शुरुआत कर रहे हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस पेपर 1 नहीं देखा है, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। उसी से आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन आपके पेपर का और कितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये डिस्कशन कर रहे हैं। सो आई विल बिगिन विद द सेशन स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए, फर्स्ट सेक्शन मैंने रखा है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। जैसे आपको पता है, प्रीवियस प्रैक्टिस पेपर में भी मैंने आपको बताया था कि 10 क्वेश्चंस आपको इसके आते ही हैं। जंबल सेंटेंसेस हैं, दोनों तरह के क्वेश्चंस होते हैं। किसी में बिगनिंग फिक्स हो सकती है, किसी में फर्स्ट सेंटेंस फिक्स नहीं हो सकता। 4 सेंटेंसेस हैं, आपको जंबल्ड अप करके दे दिए गए हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मैंने आपको कोई फिक्स सेंटेंस नहीं दिया है। PQRS 4 सेंटेंस हैं, आपको इनको ऑर्डर में लगाना है। अब देखिए, मैंने आपको तरीका बताया था। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट वीडियो मिस करी है, स्पेशली उनके लिए मैं एक रिविजन कर रही हूँ कि जो हमारे नाउन्स हैं, आर्टिकल्स हैं, प्रोनाउंस हैं, ज्यादातर हम इनको स्टार्टिंग में रखते हैं, इनको करेक्ट मानते हैं, रादर देन पुटिंग कंजंक्शंस एंड प्रीपोजिशंस एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द बिगनिंग। तो अगर आप ये सेंटेंस देखते हैं तो यहाँ पे P पॉइंट में ही लिखा है, बिकॉज ऑलमोस्ट है, प्लान्ड है, वर्ब्स हैं, तो इनसे हम इतना अप्रोप्रिएट नहीं मानते हैं स्टार्टिंग, तो हम P को ही स्टार्टिंग में रख के देखते हैं। ऑलराइट, तो देखिए, P ही को स्टार्टिंग में रखते हैं। अब PABCD, देखिए ये जो है इस तरह के क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं, बिकॉज अब हमने क्या करा, ही को स्टार्टिंग में रख के देखा क्योंकि वो एक सूटेबल प्रोनाउन है। उस हिसाब से P सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज B। तो हमारा करेक्ट आंसर मोस्ट लाइकली B होगा। एक बार पढ़ लेते हैं। He planned the entire strategy of operation almost single-handedly. So yes, the correct answer is B. तो ये एक तरह का सेंटेंस है जो आ सकता है कि आपको डायरेक्ट विद इन सेकेंड्स आंसर मिल गया। तो देखिए किस तरीके से आपका टाइम यहाँ सेव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ फैक्ट। अब इट से स्टार्टिंग करेक्ट अप्रोप्रिएट हो सकती है, दैन से नहीं हो सकती, यील्डिंग से नहीं हो सकती, ऑफ से नहीं हो सकती। अगेन स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिना पढ़े, पूरा सेंटेंस पढ़े बिना भी विद इन सेकेंड्स हमें आंसर मिलता है। इट को अगर हम स्टार्टिंग में रखते हैं, दैट इज पॉइंट P, सो D comes as the correct answer. It is a fact that rice is one of the most prolific and then S of food crops. Then R, okay, R is yielding a greater return per acre than almost any other crop. So now you can see D is the right answer here. हमने P को स्टार्टिंग में रखा because it ही appropriate लग रही है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या वेरिएशन हो सकती थी एक और, कि आपको 2 ऑप्शंस आ जाते हैं जहां P स्टार्टिंग में था, वहां आपको बस थोड़ा ही समय और लगता। एक बार आप पेयर भी बना लेते, अगर जैसे इसमें P के बाद S है तो कोई दूसरा ऑप्शन होता, हो सकता था उसमें P के बाद R हो या कोई और ऑप्शन होता, तो वही पढ़ के ही आपको पता लग जाता है कि वो कनेक्शन सही नहीं है। सो वहां आपको कुछ शायद 30 सेकेंड्स 1 मिनट एक्स्ट्रा लगता, बट आंसर मिल जाता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अप टू द एंड। देखिए, अब अप टू द एंड से स्टार्टिंग अप्रोप्रिएट नहीं है, तो हम P को तो यहाँ स्टार्टिंग नहीं लेंगे। तो अब आप देखिए, एलिमिनेशन मेथड, जैसे मैंने पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है, एलिमिनेट हो गए। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, तो ये तो कंफर्म है कि Q स्टार्टिंग है, तो उसी को आगे रख लेते हैं। अब आप ये भी चेक कर सकते हैं कि Q और R का पेयर बेटर है कि Q और P का पेयर बेटर है, उसी से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। Smallpox was a particularly dreaded disease. First I am reading option number C. I am reading option number C. Dreaded disease and then R. But also because who received. तो यही कनेक्ट नहीं हो रहा,
dreaded disease up to the end of 18th century, not only because it was it यहाँ disease के लिए ही है, तो yes Q और R connect हो रहे हैं rather than Q, sorry Q और P connect हो रहे हैं students rather than Q और R, so D is the right answer. So ये देख लीजिए, इसमें वही हुआ जैसे स्टार्टिंग हमने माना कि आपकी स्मॉल पॉक्स, क्योंकि वो एक नाउन है उससे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगी, तो Q के हमारे पास दो ऑप्शंस थे C और D, तो हमने उन्हीं को फिर करेक्ट मान लिया. नेक्स्ट, अ पर्सन बिटन बाय अ रैबिट डॉग, इसमें देखिए आर्टिकल से ज्यादा अप्रोप्रिएट है स्टार्टिंग. वुड क्यू से अप्रोप्रिएट नहीं है, वैसे भी क्यू कहीं ऑप्शन में है नहीं. एस चेक कर लेते हैं एक बार. एंड से होगा ही नहीं, तो इसको एलिमिनेट कर दिया. अब आप देखेंगे पी स्टार्टिंग है और पी तीन ऑप्शंस में है. अब यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एक क्वेश्चन हमने करा था जहाँ एक ही ऑप्शन था, तो वो इजीली आंसर मिल गया. अब यहाँ तीन ऑप्शंस में है, तो आप चेक कर सकते हैं पी आर या पी क्यू. लेट अस रीड, अ पर्सन बिटन बाय अ रैबिट डॉग, देन आई विल रीड आर फर्स्ट. आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ अ मंथ, और अगर आप पी के बाद क्यू पढ़ते हैं, a person bitten by a rabid dog would be seized by violent symptoms, would be seized by violent symptoms. That, sorry, P के बाद R, P के बाद Q, and then comes R after an incubation. Okay, Q और R का पेयर नहीं बन रहा है. देखिए आप रीड करके देखिए, Q और R का पेयर नहीं बन रहा, P और R का ही पेयर बनता है. अब आप आगे चेक कर सकते हैं कि S एंडिंग है या Q एंडिंग है, या आप S और Q का पेयर भी देख सकते हैं. अगर हम रीड करते हैं पहले Q would be seized by violent symptoms and die an agonizing death. So yes, Q और S का पेयर बन रहा है, ना कि S और Q का, तो हमें आंसर मिल गया. तो इसमें हमने क्या कर रहा, स्टार्टिंग मिल गई, उसके बाद हमने पेयरिंग कर ली. तो ये एक और तरीका है, इस तरह के क्वेश्चंस ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स में आ सकते हैं. देन द नेक्स्ट, द ट्रैवलर. अब देखिए इस सेंटेंस में मैंने आपको सेंटेंस नंबर 1 फिक्स दे दिया, द ट्रैवलर फिक्स्ड है. अब उसके आगे आपको 4 सेंटेंस कनेक्ट करने हैं. ट्रैवलर नाउन है, तो मोस्ट लाइकली हमें वर्ब को रखना चाहिए. चलिए पी लगा के देख लेते हैं एक बार. द ट्रैवलर सैट डाउन, द ट्रैवलर सैट डाउन टू रेस्ट बाय द रोड साइड बीइंग वेरी. अब देखिए ये तो फिर भी एक बार हम मान सकते हैं कि पी क्यू आर कनेक्ट हो रहा है, बट एस एंडिंग में कनेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि बीइंग रिलेट करता है सब्जेक्ट को, और वो होना चाहिए ट्रैवलर के साथ, सब्जेक्ट के साथ, ना कि टुवर्ड्स द एंड. तो पी क्यू आर का पेयर है, बट एस को स्टार्टिंग में रखिए, तो सी कम्स अप एज द राइट आंसर. तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जहां पर एक सर्टेन वर्ड आ जाता है जिसमें हमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि पढ़ने में हमें वो शुरू में भी सही लगता है और लास्ट में भी सही लगता है. तो ऐसे वर्ड्स को आपको क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट, जहां सब्जेक्ट है उन्हीं के साथ कनेक्शन रखिए, उनसे दूर मत रखिए. अगर आप अदर साइड पे रखेंगे उन वर्ड्स को, तो फिर वो मीनिंग एब्रप्ट लग सकते हैं पढ़ने में, या मीनिंग बदल सकता है सेंटेंस का. तो यहाँ पे द ट्रैवलर बीइंग वेरी, वेरी मीन्स टायर्ड, बिकॉज ट्रैवलर थका हुआ था, तभी तो बैठा वो, टू रेस्ट डाउन बाय द रोड साइड. सो इट मेक सेंस कि आप बीइंग वेरी पहले लगाए रादर देन एंड. सो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन. देन द नेक्स्ट वन, The house was away with its liveliest member gloomy. देखिए gloomy से तो स्टार्ट होगा नहीं, तो S से स्टार्टिंग होगा नहीं. The house आर्टिकल है, तो हम उससे करेक्ट अज्यूम करते हैं. Q से होगा नहीं, away से स्टार्ट होगा नहीं, तो डेल्टा को एलिमिनेट करते हैं. With its, with से भी नहीं होगा, तो P है. अब देखिए P के दो ऑप्शन है, तो PQPS पढ़ के देख लेते हैं. The house was away, हाउस कैसे दूर हो सकता है. The house was gloomy. The house was gloomy with its liveliest member away. Yes, जब घर के लोग दूर होते हैं तो मेंबर अवे होंगे ना, घर कैसे दूर होगा. तो इट मेक सेंस कि P और S का पेयर है, सो करेक्ट आंसर इज ब्रावो. Then the next one, he was a tiny man with a sprightly walk. तो देखिए with से शुरू नहीं होगा, Q को एलिमिनेट करते हैं. tall से नहीं होगा, और barely से, तो ये सब एलिमिनेट हो गए. ऑप्शन ही एक बचा, दैट इज डेल्टा. एलिमिनेशन हेल्प करता है, प्लस यहाँ पर हमें वैसे भी पता चल रहा था कि ही है, एक नाउन है, प्रोनाउन है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट है रादर देन ऑल दीज वर्ड्स. सो देखिए यहाँ पर इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि एक ही ऑप्शन था जहाँ पी स्टार्टिंग में था, तो आपको सोचना ही नहीं था, यू जस्ट वेंट विद दैट आंसर. देन द नेक्स्ट वन, रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, हम एक बार मान सकते हैं इससे शुरू हो सकता है पी से,
ही चेयरफुली, ही से भी हो सकता है, और एस इज अनअकस्टम टू। ओके, अब ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, एक बार हम पहले PQRS पढ़ के देख लेते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस ही चेयरफुली इग्नोर्ड, इट्स रॉन्ग, he should come first. रूल्स एंड रेगुलेशंस, ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाद appropriate नहीं है, क्यों स्टार्टिंग में रखते हैं हम? he cheerfully ignored its demand. इट्स यहाँ पे रेफर करेगा, देखिए, किसी नॉन लिविंग को। अब तक सेंटेंस में हमें नहीं पता चला कि वो नॉन लिविंग चीज क्या है, इसलिए हम इसको एब्रप्ट स्टार्टिंग मानेंगे, हम इसको करेक्ट नहीं मानेंगे, बिकॉज हमें अभी तक क्लियर नहीं है कि ये इट किसको रेफर करा गया है। अगर यहाँ इट्स की जगह हिज होता तो करेक्ट था कि ही cheerfully ignored his demands, but it यहाँ ऑब्वियसली किसी नॉन लिविंग सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज नॉट येट क्लियर इन द सेंटेंस, तो इसलिए हम इसको स्टार्टिंग लाइन नहीं मानेंगे, इसलिए हम क्यू को भी एलिमिनेट करते हैं। अब हमारे पास बचा एस एस द स्टार्टिंग। unaccustomed to a life of rules and regulations, he cheerfully ignored its demand। यहाँ पे इट्स रेफर कर रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस को, अब हमें क्लियर हुआ है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है SRPQ। इट वॉज अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन, बिकॉज पहली बार पढ़ने में या तो हमें P या Q स्टार्टिंग अप्रोप्रिएट लग रही थी, बट ऐसा नहीं हुआ, इनफैक्ट S स्टार्टिंग थी। तो कई क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो हमारे हिसाब से ना हो, हम जैसे बोलते हैं या हमें जैसे लगता है वो रिलेट ना करें। आप देखिए यहाँ पर भी मैंने इट्स को ही ध्यान में रखते हुए आंसर को फिगर आउट करा है। देन द नेक्स्ट, द मैन, यहाँ पे द मैन मैंने आपको सेंटेंस 1 फिक्स दे दिया, अब आपको उसके बाद के सेंटेंसेस लगाने हैं। देखते हैं, द मैन फॉर अ मोमेंट looked at me and thus emptied my pockets, turned me upside down। टर्न मी अपसाइड डाउन पहले आना चाहिए ना, पहले आपको अपसाइड डाउन कोई करेगा तभी तो आपकी जेब खाली करेगा, पहले जेब खाली करके थोड़ी ना आपको उल्टा करेगा, तो ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ए तो आंसर आपका गलत है, ए आंसर आपका गलत है। देन अगर हम क्यू को स्टार्टिंग रखते हैं, द मैन लुक्ड, अब देखिए नाउन और वर्ब का रिलेशन समझना होता है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स में, नाउन इज फॉलोड बाय वर्ब, तो ये करेक्ट लग रहा है। द मैन लुक्ड एट मी, ओके, let us see, the man looked at me for a moment, the man looked at me for a moment, turned me upside down and thus emptied my pocket। और इसमें हमें पेयर भी मिल रहा था S और R का, बिकॉज पहले आपको कोई उल्टा करेगा तब पॉकेट खाली करेगा, तो S पहले आना चाहिए, R बाद में आना चाहिए, तो उस हिसाब से ये दो तो वैसे भी गलत है, या तो C होगा या R होगा, P स्टार्टिंग है नहीं, तो ऑप्शन C ही हमारे पास बचता है। यहाँ पर हमने पेयर ढूंढ लिया था, पेयर मिल गया S और R का, तो भी हमारा आंसर सिंपल हो गया। देन द नेक्स्ट, द लेडी, यहाँ पर स्टार्टिंग है ये। अब देखिए, जैसे मैंने आपको कहा पिछले जब हमने सेट डिस्कस करा था उसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, आई टेल यू अगेन, जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं हु, विच, दैट, इनको आपने पहले सब्जेक्ट से कनेक्ट करना है, इनको कहीं और प्लेस नहीं करना है। स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर, इनको इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट से ही कनेक्ट करना होता है। अब हु यूज होता है लिविंग के लिए, सब्जेक्ट के लिए, तो लेडी के लिए हम कनेक्ट करेंगे हु, तो लेडी के बाद एस आना चाहिए, एस सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, देखिए डेल्टा ऑप्शन में, तो इसलिए हम उसी को प्रेफरेंस देते हुए करेक्ट मानेंगे। नाउ लेट अस रीड, द लेडी हु कंपोज्ड दिस पोएम is visiting us today, so it's correct, yes, SQRP। please pay attention, ये जो हमारे relative verbs हैं, relative pronouns हैं, sorry, ये बहुत important role play करते हैं, plus they also make you know the formation of sentences easy, because आपको इनको इनसे related subject से place करना है, तो easy हो जाता है। और हम कई बार spoken English से ये vary कर सकता है, but still stick to the rule कि आपको relative pronoun को उससे related subject, whether it's living, non living, whatsoever it may be, आपको उससे कनेक्ट करना है। सो स्टूडेंट्स सी, पिछले पेपर में भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, इस पेपर में भी आपने देखा होगा ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स के मैंने वैरायटी डिस्कस करी है। कई क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपको स्टार्टिंग मिल गई थी तो 2 ऑप्शंस थे, किसी में 3 थे, किसी में एक ही था, किसी में पेयर मिल रहा था, किसी में एलिमिनेट हो रहा था, ठीक है, यहाँ एक रिलेटिव प्रोनाउन का भी आ गया हमारे पास, तो तरह तरह के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे। यही ट्रिक है और पैटर्न है जो आपको इनको सॉल्व करने का समझना है, तो प्रैक्टिस, लास्ट टाइम भी कहा था, अब भी बोल रही हूँ, प्रैक्टिस मत छोड़िएगा।
तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया एरर्स का सेक्शन है। इससे पहले हमने अभी क्या डिस्कस करा था, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। अब देखिए एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था उसमें भी आपको एक्सप्लेन करा था कि एरर्स के आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और एनडीए में अगर हम बात करें ग्रामर पोर्शन की, तो अब इन 10 क्वेश्चंस तक ही लिमिट हो गया है, बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स जैसे आपको पता है काफी टाइम से नहीं आ रहे हैं, तो ग्रामर का एक वो सेक्शन भी कम हो गया है। तो अगर ग्रामर का कोई पोर्शन आएगा तो ये 10 एरर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। 4 पार्ट्स हैं इसके, PQRS ABCD 4 पार्ट्स हैं, और उन चारों में से किसी एक में एरर होता है। नो एरर क्वेश्चंस भी आते हैं। सो प्लीज आप इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको नो एरर क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का ये रहता है सोचना कि नो एरर नहीं आते हैं, तो वो अननेसेसरीली क्या करते हैं, क्वेश्चंस में एरर ढूंढना शुरू कर देते हैं। सो प्लीज डोंट डू दैट, ओके। आप नो एरर क्वेश्चंस को दिमाग में रख के चलिए कि आपको 10 में से एट एन एवरेज 4 to 5 नो एरर क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आई विल बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज I waited for her return with growing unease। अब देखिए चेक कैसे करना है। I waited past, कोई ऐसा टाइम वर्ड नहीं दिया गया कि हमें टेंस का एरर लगे। For her return with growing unease, prepositions भी करेक्ट है। as such इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। So yes, you will mark D as the right answer। Okay, it's a no error question। देखिए आपके सामने जो मैंने पहला ही क्वेश्चन डिस्कस करा है, that is a no error question। So you should check all the 3 parts very smartly and very minutely to figure out whether it's a no error question or not। The next is, I do not understand why in spite of my best efforts to please him, my boss is so angry at me। अब देखिए prepositions हमने इससे पहले भी करे थे। prepositions errors में आ सकते हैं। यहाँ पर C पार्ट में एरर है, और एरर क्या है, at का। एंग्री विद यूज होता है अगर आप किसी पर्सन से गुस्सा है तो हम एंग्री विद कहते हैं, हम एंग्री एट यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन एरर है, तो प्रेपोजिशंस के एरर्स आपको प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस आपको एरर में आ सकते हैं। Then the next is, being a rainy day, we did not feel like going out or doing anything except playing chess in our रूम। तो देखिए सी पार्ट में बिल्कुल करेक्ट है, एक्सेप्ट का यूसेज करेक्ट है, बी में भी करेक्ट है, यस एरर ए पार्ट में है। अब ये मैंने दिया है जिरंड बेस्ड क्वेश्चन। इससे पहले जो हमने पार्ट 1 डिस्कस करा था उसमें भी मैंने आपको जिरंड बेस्ड क्वेश्चंस एरर में दिए थे, बिकॉज यस 10 में से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है, आ सकता है। इट्स वेरी सिंपल, जिरंड का एरर है। यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, इस प्रोनाउन को यहाँ पर लगा के चेक करना है। If it sounds correct, then it's a no error question. If it does not sound correct, तो error है। अब आप पढ़िए, we being a rainy day, we did not feel like going out, ये गलत है। we being a rainy day नहीं होगा, it should be it being a rainy day। correct pronoun जो यहाँ यूज होना चाहिए था वो होना चाहिए था it, so that is missing, इसलिए A पार्ट में error है। so please जितने हमारे important rules या हमारे जिरंड्स के जो भी सेशंस अपलोड हुए हैं, please go through them। Then the next is, it is not difficult to believe that a man who has lived in this city for a long time, he will never feel at home anywhere else in the world। अब pronoun का error है इसमें, yes C part में error है which is already mentioned there। pronoun का error है, जब हम already mention कर रहे हैं man, हम ऑलरेडी सब्जेक्ट मेंशन कर रहे हैं, तो हमें दोबारा उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती until and unless हम एक नया सेंटेंस शुरू कर रहे हैं। इट्स अ कंटिन्यूएशन, तो हमें दोबारा प्रोनाउन को लगाने की जरूरत नहीं है। जब हमने ऑलरेडी यहाँ मैन बोल दिया है तो यहाँ ही नहीं आएगा। who has lived in this city for a long time will never, हमें ही को एलिमिनेट करना है। कंटिन्यूएशन रहेगी सेंटेंस की, will never से he will be eliminated because हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं मैन, तो हमें दोबारा उसके लिए सब्जेक्ट यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है प्रोनाउन एरर का। Now look at the next error। Although we reached his house on time, he was left for the airport। he was left गलत है, he had left होगा। टेंस एरर है, was नहीं आएगा, यहाँ had आएगा। टेंस का क्वेश्चन है past perfect tense। so again see one question I have given you from tenses, because tense का एक क्वेश्चन आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, और tenses में simple past tense, present perfect, past perfect, continuous, simple present, ये कुछ important tenses हैं जिन पे आपको वर्क करना है।
Then the next, if a thing is worth doing at all, it is worth done well. देखिए worth के बाद हम हमेशा gerund यूज करते हैं. Remember few words like mind, deny, avoid and worth. इनके बाद हम gerund का यूज करते हैं, हम infinitive का या plain verb का यूज नहीं करते हैं. तो यहाँ पर worth के बाद doing आएगा. आप ऐसे भी चेक कर सकते थे इस क्वेश्चन को. यहाँ पर जब वर्थ के बाद डूइंग है बी में, तो सी में भी तो वर्थ रिपीट हुआ है, तो उसके बाद भी आप जिरेंड ही यूज करेंगे. तो देखिए मैंने एक और क्वेश्चन आपको जिरेंड का दिया है. एक इससे पहले डिस्कस करा था बीइंग वाला जो सेंटेंस था, और दूसरा ये क्वेश्चन है. तो जिरेंड के क्वेश्चंस भले ही दो दिए हैं मैंने आपको, बट दोनों ही अलग अलग तरीके के हैं. तो हो सकता है आपको इनमें से कोई एक पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए. Then the next is all the boys return back home well in time for lunch. ये जो एरर्स हैं ये इजीली लोकेट नहीं हो पाते क्योंकि हमारी स्पोकन इंग्लिश बहुत गलत होती है. जब हमारा स्पोकन इंग्लिश गलत होता है और हम उसको सही मान के चलते रहते हैं, तो वही चीज हम ग्रामर में भी एक्सपेक्ट करते हैं. एंड दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग. रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना. रिटर्न मतलब कहीं से लौटना, तो उसके साथ बैक नहीं लगता. आप कम के साथ बैक लगा सकते हो, कम बैक होम, बट रिटर्न बैक होम गलत है. सो एरर बी पार्ट में है. व्हाई? बिकॉज रिटर्न के साथ हम बैक का यूसेज नहीं करते हैं. देन द नेक्स्ट, टेल मी द नेम ऑफ अ कंट्री वेयर एवरी सिटीजन इज लॉ अबाइडिंग एंड नो ट्रबल इज देयर. नो ट्रबल इज देयर. डोंट यू थिंक द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इज रॉन्ग? हमें बोलना चाहिए एंड देयर इज नो ट्रबल. जब भी हम सेंटेंस कर बनाते हैं इस तरीके से, हम देयर को स्टार्टिंग में रखते हैं, ना कि लास्ट में. हम बोलते हैं देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज एन एप्पल ट्री. एन एप्पल ट्री इज देयर नहीं बोलते, हम बोलते हैं देयर इज एन एप्पल ट्री. तो ये सी पार्ट में एरर है, और एरर क्या है? देयर को शुरू में आना चाहिए. देयर इज एन एप्पल ट्री. सो सिमिलरली देयर इज नो ट्रबल, इट शुड बी देयर इज नो ट्रबल. तो अगेन आपको सिर्फ इसको रिवर्स करना है. ये अगेन मैंने एक सेंटेंस फॉर्मेशन का एरर क्वेश्चन दिया है जहां पर हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन ही फ्रॉम स्टार्ट टू एंड गलत है. सो अगेन प्लीज पे अटेंशन, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड इट इज अ वेरी डिफरेंट एरर क्वेश्चन. देन द नेक्स्ट इज कंसिडरिंग अबाउट दीज फैक्ट्स द प्रिंसिपल हैज ऑफर्ड हिम अ सीट. अगेन आई हैव गिवन यू अ प्रपोजिशन एरर. कंसिडर के बाद अबाउट नहीं आता. डिस्कस, डिस्क्राइब, कंसिडर, इनके बाद हम अबाउट नहीं लगाते हैं. तो यस, ए पार्ट में एरर है. यू हैव टू रिमूव अबाउट. देन द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन इज his friends feel that he will be suspended unless he does not report for duty immediately. अब ये मैंने आपको कंजंक्शन बेस्ड एक एरर दिया है. देखिए अनलेस और अंटिल, ये दो कंजंक्शंस आप याद रखिए. अनलेस और अंटिल जब तक कोई काम नहीं हो जाता उसके लिए यूज करते हैं. तो ये अपने में ही नेगेटिव है, और हम एक नेगेटिव टर्म के साथ दूसरा नेगेटिव टर्म नहीं यूज करते हैं. तो अनलेस और अंटिल का मतलब ही नेगेटिव होता है, तो हम इनके साथ नॉट का यूज नहीं करेंगे. इसलिए यहाँ से डज नॉट हटेगा. सेंटेंस विल बी अनलेस ही रिपोर्ट्स. करेक्ट सेंटेंस विल बी अनलेस ही रिपोर्ट्स फॉर ड्यूटी, क्योंकि अनलेस का मतलब ही है जब तक वो ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं करता. तो आपको दोबारा नॉट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कंजंक्शन टॉपिक से. सो कैन यू सी द वैरायटी? प्रपोजिशंस, जिरेंड्स, जिरेंड्स के भी अलग अलग टॉपिक्स, देन टेंसेस हो गए हैं, कंजंक्शंस हो गए हैं, प्रोनाउंस हो गए हैं. सब इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैंने आपको क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं, और सिमिलर पैटर्न पे ही बेस्ड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. Okay, next section is synonyms. As I have told you earlier also, 10 antonyms, 10 synonyms, so 20 questions of vocab. अब आप वेटेज देखिए. ग्रामर में एरर में आपको 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और vocab के आपको 20 प्लस idioms भी अगर आ जाते हैं तो 30 vocab क्वेश्चंस है. सो प्लीज सी vocab कितने इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए जितने हमारे पास्ट ईयर के एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के सेशंस अपलोड हुए हैं, प्लीज दे आर अ मस्ट वर्ड स्टूडेंट्स, उनको जरूर व्यू करिए. उसमें मैंने आपको सब सिखाया हुआ है कि रूट वर्ड्स, एलिमिनेशन मेथड के जरिए हम कैसे अपने नियरेस्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं. नाउ फर्स्ट सेंटेंस, अ ट्रूली रिस्पेक्टेबल ओल्ड मैन इज अ राइट पर्सन.
अब देखिए राइप ऐसे होता है पका हुआ, जैसे इट्स अ राइप फ्रूट, मतलब पका हुआ फल है, तो राइप मतलब पका हुआ मीन्स तो जो पूरी तरीके से ठीक है, जैसे मेच्योर्ड होता है। सो अब अगर आप ऑप्शंस देखें, सीनियर, मेच्योर, परफेक्ट, सीजन, सो यस द करेक्ट आंसर इज मेच्योर, बिकॉज ये पर्सन के रेफरेंस में है। वोकैब में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको देखिए इंडिविजुअल वर्ड दे दिया जाए तब एक अलग बात है, बट अगर आपको सेंटेंस में दिया जाता है तो उसका मीनिंग उस टाइम सेंटेंस में क्या रिलेट कर रहा है, आप उस हिसाब से आंसर्स फिगर आउट करिए, ठीक है। तो राइट पर्सन, यहाँ पर्सन की बात हो रही है, तो पर्सन के लिए हम सीजन तो यूज करेंगे नहीं वर्ड, तो करेक्ट आंसर इज मेच्योर्ड, मीन्स अपनी एज के हिसाब से मेच्योर्ड है, पूरा है, तो सिमिलर टू अ राइपन फ्रूट। ओके, देन नेक्स्ट, द सोल्जर्स रिपल्स्ड द एनिमी। रिपल्स्ड होता है जैसे वापस भेज देना, रिपल्स्ड, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है रिपेल। जब हम एग्रेसिव हो जाते हैं, हम रिपेल करते हैं, मतलब प्रोटेस्ट करते हैं, बदला लेते हैं। तो व्हेन वी डोंट गिव अप, हम सामने वाले को हरा के वापस भेज देते हैं या बहुत प्रोटेस्ट करते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिपल्स एंड रिपेल। इसमें हराना या खत्म हो जाना या रिजेक्ट करना नहीं है, इट मीन्स किसी को अपोज करना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड, she deftly masked her feeling। अब देखिए मास्क, जब कोविड था तो हम सब मास्क पहनते थे, आप भी पहनते होंगे, टू कवर योर नोज एंड माउथ। तो मास्क का मतलब क्या है, छुपाना, हम अपने नोज और माउथ को उससे हाइड कर रहे हैं। तो मास्क हर फीलिंग्स का मतलब क्या निकल गया, टू हाइड। तो देखिए उसी हिसाब से ऑप्शन है हिड, हिड पास्ट टेंस है हाइड का। सो दिस इट वाज सिंपल बिकॉज दीज आर कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, यू जस्ट हैव टू हैव एन आइडिया ऑफ देम। फ्लॉन्ट मतलब दिखाना होता है, ऑब्लिक इज सेम, ऑब्सक्योर मींस अनक्लियर। नेक्स्ट वर्ड, वेंडर्स मस्ट हैव लाइसेंस। वेंडर्स होते हैं लाइक ट्रेडर्स, जो किसी भी बिजनेस में सेलिंग का काम करते हैं, वेंडर्स वो होते हैं लाइक मर्चेंट्स हो गए, सेलर्स हो गए। तो वन एंगेज्ड इन selling items, obviously one who drives a car is a driver, one who work in a hospital would be a nurse or a doctor or maybe attendant, then one who is employed in food serving like a waiter, a helper. So the correct answer is one who is engaged in selling, in trading basically. Then the next question, they will not admit their children under 14। मतलब जो बच्चे 14 ईयर्स से कम के हैं उनको वो एडमिट नहीं करेंगे, जैसे एडमिशन नहीं देंगे, कोई स्कूल है, कॉलेज है या कुछ भी है तो उसको उनको एडमिशन नहीं देंगे। तो एक्सेप्ट, उनको अपनाएंगे नहीं। ऑब्वियसली बच्चे हैं, लोगों को आप रिसीव नहीं करोगे। कंसीड मतलब टू एग्री होता है, तो ये गलत आंसर्स हैं। तो करेक्ट आंसर इज एक्सेप्ट। देन द नेक्स्ट इज द ज्वेल्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम हर बेडरूम। स्टोल का सिनोनिम है एम्बेजल्ड। एम्बेजल मीन्स चुरा लेना, किसी की भी कीमती वस्तु को जब हम चुरा लेते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्बेजल। एसर्ट, एसर्ट होता है जैसे कंपेल करना, टू पुट फोर्स। यील्ड के दो मतलब होते हैं, एक होता है सरेंडर और एक होता है टू प्रोड्यूस, तो ये भी गलत है। देन एब्डिकेटेड, एब्डिकेटेड अगेन मीन्स द सेम, जैसे किसी चीज को जब हम अबैंडन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। सो हियर अगर आप एलिमिनेट भी करते तो तब भी आपका आंसर मिल रहा था कि द आंसर इज अल्फा, एम्बेजल्ड। Then the next word is the the soldier showed an exemplary courage। अब ex रूट वर्ड का मतलब होता है जैसे आउटर, तो exemplary हो गया जैसे आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया साहस दिखाया उसने। तो फ्लॉड नहीं होगा, फ्लॉ तो कमी होती है, फॉल्टी भी होता है गलत होना, और बॉइस्ट्रस मतलब होता है अनरूली। तो ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो अगर आप एलिमिनेट करते हैं ये एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता चल रहा है एग्जेम्पलरी जैसे आउटस्टैंडिंग, ईएक्स मतलब बाहर, मतलब बहुत अच्छा दर्शाया उसने अपने साहस को, तो इट्स अ पॉजिटिव वर्ड। तो पॉजिटिव वर्ड एक ही है हमारे पास, आइडियल, अनबिलीवेबल। देन द नेक्स्ट इज दे सर्व्ड फ्रूट्स। ऑब्वियसली सर्व मतलब जब हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम उनको कुछ सर्व करते हैं, टी, कॉफी, बिस्किट, सो फ्रूट्स। So the correct answer is offered. We actually offer them things. Then the next, the committee should recommend his name. Recommend मतलब जैसे सुझाव देना कि yes उसको consider करें, वो एक अच्छा person है. That is the meaning of recommend. So suggest. Advice और counsel एक ही बात है, और praise होता है तारीफ करना, तो ये eliminate हो गए. Correct answer is suggest. And the last one from this section would be, can medicine save us from death? सेव बचाना, और रेस्क्यू वही होता है किसी खतरे से बचाना,
जैसे हमने किसी प्रोटेक्ट, आई एम सॉरी, रेस्क्यू होता है किसी खतरे से बचाना, राइट? अगर कोई डूब रहा है, आप उसको बचाते हो डूबने से, दैट इज रेस्क्यू। और प्रोटेक्ट होता है जो चीजें हमारे पास उपलब्ध है वो क्या है, हमारी सुरक्षा के लिए है, उसमें हमें कोई डूबने से, मुसीबत से नहीं बचा रहा है, बट लाइक वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सन। तो मतलब जो हमारे पास चीजें अवेलेबल हैं हम उनसे अपना बचाव करें, जैसे हम सनस्क्रीन लगाएं या बाहर जाएं तो अम्ब्रेला लेके जाएं या धूप के टाइम ना निकलें। तो दीज आर द वेज वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम सन रेज। सो प्रोटेक्ट मतलब अपने आप को बचाना, जब हमारे पास जो चीजें उपलब्ध हैं उसकी मदद से हम अपने आप को बचा रहे हैं। और रेस्क्यू होता है जब हमने किसी और को मरने से या किसी प्रॉब्लम से बाहर निकाला, जैसे डूबने से या गिर गया कोई, उसको वहां से बाहर निकाल दिया, दैट इज रेस्क्यू। तो सेव का मतलब हो गया प्रोटेक्ट, लिबरेट होता है फ्री। ओके, नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, लेट अस सी antonyms. Again you have 10 vocabulary questions, students. Antonyms, those are opposites. It was a mystery as to where the young girl had acquired such a naive belief. Naive होता है जैसे आप कह सकते हो gullible, innocent. अगर हम कहते हैं he is naive, इसका मतलब हो गया कि आप इसको नाइफ भी बोल सकते हो, NAIV, it can also be pronounced as naive, I pronounce it as naive. सो नाइव या नेव, NAIVE का मतलब हो गया इनोसेंट, भोला भाला। जैसे कई बार होता है, जैसे क्लास में स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, तो एक कोई स्टूडेंट होगा जो बहुत सिंपल है, किसी रूरल एरिया से आया है, बहुत सीधा साधा है, पहली बार सिटी में आया है, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत क्लेवर हैं, तो वो उस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं या उसका बुद्धू बना सकते हैं, उसको बातों में फंसा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं नाइव, वेरी वेरी इनोसेंट, भोला भाला, बेसिकली वेरी इनोसेंट, भोला भाला। अब इसका ऑपोजिट वाइज, वाइज इसलिए है समझदार, पर्सन हु इज इंटेलिजेंट प्लस हु इज, जो आप कह सकते हो प्रूडेंट है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। तो जो भी पर्सन वाइज होगा, समझदार है, उसका कोई ऐसे बेवकूफ या बुद्धू नहीं बना सकता, वो अपने दिमाग का यूज करेगा, उसको जजमेंट पार होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए नाइव का ऑपोजिट दिया गया है वाइज। नाइव इज very ordinary, very innocent, a gullible person. Opposite would be wise, intelligent, clever. ठीक है। credulous होता है believable, childlike होता है छोटे बच्चों की तरह, और innocent तो नाइव का synonym हो जाएगा। हमें एंटोनिम्स मार्क करने हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, जब मैं क्लास में एक्सरसाइज कर रही होती हूँ तो स्टूडेंट्स को अगर मैं आंसर बताने को कहती हूँ वो सिनोनिम्स बता देते हैं, क्योंकि वो उनको ध्यान नहीं रहता कि इंस्ट्रक्शन क्या है। तो प्लीज डोंट डू दैट इन योर एग्जाम। एंटोनिम्स है तो एंटोनिम ध्यान से पढ़ के मार्क कर कर आइए, उसकी जगह सिनोनिम मत कर कर आइएगा। देन द नेक्स्ट, इट्स द ओनली ट्रीटमेंट सूटेबल फॉर कैंसर। सूटेबल का ऑपोजिट है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब है बेसिकली नॉट सूटेबल। Okay, it means not suitable, so it's a very good one. I repeat, not appropriate. So suitable means appropriate, सही तरीका है। impertinent का मतलब होता है not so suitable, आप ये eliminate कर सकते थे। insufficient नहीं होता। befitting means correct and congenial also means correct, suitable. तो ये तो synonyms हो सकते थे। befitting और congenial could have been the synonyms. The antonym would be impertinent. Then the next one, some of the criticisms which they had to put up were very unfair. Criticisms होते हैं जब हम किसी को criticize करते हैं कि तुमने ये करा है, तुमने ये करा है, कोई गलत काम के लिए किसी को बार बार टोकना, बोलना, that is criticism. तो इसका opposite क्या हो जाएगा? applaud करना, appreciate करना। सी, scold डांटना, scorn मतलब same, किसी को criticize करना, and censure also means blame. So scorn and censure can be the synonyms. The opposite would be applaud, appreciate करना, praise करना. Then the next one would be anxious. I would beg of all friends not to rush to build a house, nor try to dissuade me or be anxious about me. Anxious होता है worried, चिंता करना, बहुत eager होना, curious होना, किसी चीज को लेके, किसी बात को लेके बहुत चिंता करना. So opposite would be composed. Composed का मतलब होता है बिल्कुल शांत रहना. To be calm, gentle, when you are at peace. तो आप बहुत एंशियस नहीं हो चीजों को लेके, एकदम जैसे यंग एज में, इमेच्योर एज में होता है ना, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स भी कई बार कुछ होने वाला है, आपके अंदर पेशेंस ही नहीं होता, चीजों को लेके बहुत एंशियस हो जाते हो, चिंता करने लग जाते हो, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कोई काम है आराम से भी हो जाता है, बट हमें लगता है नहीं अभी ही करना है, दैट इज एंजाइटी.
तो ऑपोजिट क्या होगा, जब हम शांति से पीसफुली करते हैं, शांत दिमाग से आराम से करते हैं, हमारे दिल में दिमाग में कोई जल्दबाजी नहीं होती चीजों को लेके, सो वो होता है कंपोज्ड. सो ऑपोजिट इज कंपोज्ड. The next one, I could not have been expected that with such a bent of mind of people, there should have been much activity for the cultivation of the physical sciences in this part of world. तो active मतलब जैसे चुस्त होना, तो एक्टिविटी वही हो गया जब आप लगातार किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व रहते हैं. तो ऑपोजिट हियर वुड बी इंडोलेंस. इंडोलेंस होता है जैसे इनएक्टिव. अब देखिए ये जो चारों ही ऑप्शंस हैं ये काफी सिमिलर हैं. ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स अटक सकते हैं. मैंने पर्पसली ये क्वेश्चन दिया है आपको दिखाने के लिए कि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ इजीली आपको सिर्फ एक ही बार में एक आंसर या दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपने एलिमिनेट कर दिया. बट ये चारों ही सेम कैटेगरी के हैं. जैसे डल क्या होता है, जैसे अगर रूम में लाइटें कम है, लाइट्स कम है, तो हम कह सकते हैं द रूम इज डल. डोर्मेंट होता है बेसिकली स्लीपिंग मोड में होना, लाइक वोल्केनोज होते हैं डोर्मेंट. ओके, वी डोंट नो कि कब वो चीज इरप्ट होगी, फिलहाल वो डोर्मेंट है, शांत है. इंडोलेंस होता है जैसे इनएक्टिव, लेजी एक्चुअली. एंड आइडल होता है बिल्कुल खाली बैठे रहना. आइडल इज नॉट कि आप लेजी हो या आप इनएक्टिव हो, बट मे बी यू डोंट हैव एनी वर्क टू डू. जब आप बिल्कुल खाली बैठे हो, यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेयर टाइम, इसलिए आइडल यहाँ करेक्ट आंसर नहीं होगा. करेक्ट आंसर इज इंडोलेंट, मीन्स देयर इज नो एक्टिविटी होना, बेसिकली यू आर लेजी or you don't want to do any work, so inactive hona. So inactive would be the right answer. Then the next is Indian culture has been from time immemorial of a peculiar caste and mode. Peculiar hota hai unique, something which is not common, something which is rare, peculiar, one specific thing. So opposite would be something which is very commonly found. So opposite aap dekh sakte hain, common iska antonym hai. Let us move to the next one. The Princess Charming was the center of attraction. Charming, जब हम कहते हैं that person is charming, charm मतलब क्या होता है, किसी के अंदर एक जादू है हमें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, तो हम कहते हैं that person has a different charm. तो charming person वही होता है somebody who is very attractive, जो लोगों को अपनी ओर easily attract कर सकता है. तो opposite क्या हो गया, जो लोगों को दूर करेगा. तो opposite would be detach, repulse. So yes, the opposite is repulse. Fascinating will be the synonym. एनचैंटिंग एंड हिप्नोटिक, जैसे हिप्नोटाइज कहते हैं ना, अपनी ओर खींचना. तो ये बाकी तीनों ऑप्शंस जो आपके सामने हैं ये सिनोनिम्स होंगे. तो यहाँ पर देखिए आपका एलिमिनेशन मेथड वर्क कर रहा है. सो दिस वन क्वेश्चन यू कैन सी एलिमिनेशन मेथड वर्क्स. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. मैकबेथ इज एन एबोमिनेबल फिगर. बेसिकली एबोमिनेबल, अब देखिए रूट वर्ड, ए बी रूट वर्ड का मतलब होता है कम होना, अवे, कोई चीज कम होना या दूरी पे है. तो इस रूट वर्ड से हमें पता चल गया कि इस शब्द का मतलब नेगेटिव है. एबोमिनेबल का मतलब होता है नेगेटिव. सो बेसिकली इट वाज नॉट अ गुड फिगर. एंड नाउ लुक एट द ऑप्शंस. एबोरेंट, रिपग्नेंट, ए बी रूट वर्ड कनेक्ट हो रहे हैं. तो ये इसका देखिए यहाँ पर एबोरेंट भी ए बी से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब भी कम होना ही कुछ नेगेटिव होगा. तो ये तो सिनोनिम हो सकता है. रिपग्नेंट अगेन मीन्स दूर, डिस्ट्रैक्ट करना. रेप्यूटेबल या अट्रैक्टिव. सो एबोमिनेबल का मतलब होता है डिस्ट्रैक्ट, जब कोई आपको बिल्कुल अपने से दूर कर देता है. यू डोंट लाइक दैट पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन, द पर्सनालिटी इज नॉट गुड. तो ऑपोजिट हो जाएगा अट्रैक्टिव. इट्स नॉट कि आप रेप्यूटेबल है या आप नॉन रेप्यूटेबल है, इट इज बेसिकली आप उस पर्सन से कितना फैसिनेटेड हो और कितना नहीं हो. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन. टेररिस्ट प्रोफेस फैनेटिकल आइडियोलॉजी. फैनेटिक होता है जैसे कट्टर, जो ऑर्थोडॉक्स कह सकते हो आप, कंजर्वेटिव माइंड का, जो एक ही बिलीफ या एक रिलीजन, गुरु, धर्म, महात्मा, इनमें ही विश्वास करते हैं या अपने बनाए हुए प्रिंसिपल्स पर ही चलते हैं. दे डोंट वांट टू एक्सपैंड, उनको अपनी सोच नहीं बदलनी. जैसे पेरेंट्स होते हैं, अब जनरेशन टू जनरेशन डिपेंड करता है. कई बच्चों के पेरेंट्स बहुत ऑर्थोडॉक्स होते हैं, कंजर्वेटिव, उनको बाहर नहीं जाने देते शाम को, या उनको पढ़ने नहीं देते, फ्रेंड्स से बात करने नहीं देते, दिस दैट, बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. तो आप कह सकते हो दे आर फैनेटिक इन नेचर. ऑपोजिट हो गया मॉडरेट. मॉडरेट का मतलब होता है जब आप बैलेंस करके चलते हो, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस. आप अपने प्रिंसिपल्स को तो फॉलो कर रहे हो, बट यू आर नॉट पुटिंग देम ऑन योर किड्स. आप उनको पूरी लिबर्टी, फ्रीडम दे रहे हो टू गो आउट, टू स्टडी वेर एवर दे वॉन्ट टू डू, टू मेक फ्रेंड्स, टू वेयर व्हाट दे वॉन्ट टू डू. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ मॉडरेट. जैसे मॉडर्न, और मॉडरेट का मतलब ये भी होता है, जैसे मॉडरेट क्लाइमेट होता है बैलेंस्ड. तो बेसिकली आप एक ही चीज पे फोकस नहीं हो, आप दोनों चीजों के पीछे एक
अपना बैलेंस बनाए हुए हो। सो करेक्ट ऑपोजिट वुड बी मॉडरेट सॉरी। बाकी बाइगॉटेड, मिलिटेंट और फॉरवर्ड तीनों ही सिनोनिम्स हो जाएंगे फैनेटिकल के। ओके, देन द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन वुड बी राकेश इज वल्नरेबल। वल्नरेबल, देखिए वल्नरेबल हम जैसे डिजीजेस के लिए यूज करते हैं, आई एम वल्नरेबल टू इन्फेक्शंस। इसका मतलब प्रोन, वल्नरेबल का मतलब होता है जब आप प्रोन टू होते हो किसी चीज के। लेट्स से अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है तो थोड़ा सी भी बारिश हुई या ठंड है आप एकदम कफ एंड कोल्ड कैच कर लेते हो, किसी को इन्फेक्शन है आप एकदम कैच कर लेते हो, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है। सो इट मीन्स यू आर वल्नरेबल टू अदर पीपल, यू आर वल्नरेबल टू इन्फेक्शंस। आप इजीली उनको, अगर एक्सपोज्ड है इन्फेक्शंस, आप इजीली कैच कर सकते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ वल्नरेबल। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? व्हेन यू आर सॉलिड, यू आर एंड्योरिंग, यू आर टफ, दैट द इन्फेक्शंस और द थिंग्स अराउंड यू डू नॉट इफेक्ट यू। तो देखिए ऑपोजिट हो गया रेजिलिएंट, जैसे रेजिस्ट करना। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इजीली इन्फेक्शंस कैच कर लेते हो, यू आर वल्नरेबल, दिस मींस यू आर वीक, तो ये आउट हो गया। ये सिनोनिम हो सकता था अनगार्डेड। गार्ड मतलब जैसे गार्ड्स हमारी रक्षा करते हैं, अनगार्डेड मतलब जब आपकी कोई रक्षा नहीं कर रहा, दिस मींस यू आर वीक, यू कैन बी इजीली अफेक्टेड बाय इन्फेक्शंस। और एक्सपोज्ड वही होता है खुला छोड़ देना किसी चीज को, यू आर एक्सपोज्ड टू ऑल द बैक्टीरियाज, तो आपको बैक्टीरिया आप आराम से कैच कर सकते हो। सो अगेन ये भी सिनोनिम है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा एलिमिनेशन मेथड से कितनी इजीली सॉल्व हो गया है, राइट। सो आई हैव डिस्कस्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, एंटोनिम सिनोनिम्स में भी कुछ एलिमिनेशन मेथड से हो रहे थे, कुछ बिल्कुल भी नहीं हो पा रहे थे, जैसे एक में चारों ही नेगेटिव ऑप्शंस थे, तो फिर हमने थोड़ा सा वी हैड टू फिगर आउट द मीनिंग एंड देन आइडेंटिफाई। सो दीज आर द थिंग्स स्टूडेंट्स विच यू नीड टू फोकस ऑन। तरह तरह के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे हैं, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस रखिए। और जितने हमारे एंटोनिम सिनोनिम्स के पोर्शन है, मैं फिर कह रही हूँ उनको एक बार चेक करिए, व्यू करिए, प्लीज गो थ्रू देम, दे आर रियली गोइंग टू हेल्प यू। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट सेशन, दैट इज ईडियम्स। पता है आपको मुहावरे, ईडियम्स कितने जरूरी हैं, डेली लाइफ में भी हम इनका यूज करते हैं और ये एग्जाम्स में आते हैं। अगेन इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ वोकैबुलरी, सो यू कैन सी वोकैबुलरी की कितनी वेटेज है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ईडियम, अ हॉट पोटैटो। अब देखिए ईडियम्स हमने पहले भी करे हैं, ईडियम्स के हमारे काफी सेक्शंस हैं जो अपलोड हुए हैं, प्लीज वॉच देम। मैं बार बार आपको इसलिए बताती रहती हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है। ईडियम्स का डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है कि अगर इसका मतलब है हॉट पोटैटो तो ये कोई आलू नहीं है, उबला हुआ या गरम आलू नहीं है, राइट। सो हॉट पोटैटो ईडियम का मतलब होता है एन इशू व्हिच इज डिस्प्यूटेड एंड कैचिंग द अटेंशन ऑफ पीपल। ऐसी खबर जो चर्चा में है, जिसके बारे में लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत गर्मा गर्म खबर जिसे बोलते हैं ना कि गर्मा गर्म खबर है, बिल्कुल ताजी खबर है और सबके चर्चा का एक मुद्दा बन रखा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ अ हॉट पोटैटो। अब देखिए डायरेक्ट वर्ड्स जितने, डायरेक्ट मीनिंग्स जितने होंगे उनको आप एलिमिनेट कर देंगे, लाइक इट्स नॉट अ डिश, तो ये हो गया एलिमिनेट। ओके, तो ए ऑप्शन एलिमिनेट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, अ वे ऑफ थिंकिंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, नो। द करेक्ट आंसर इज एन इशू, कोई भी चर्चित खबर जो बहुत ज्यादा फैली हुई है इस समय। द नेक्स्ट इडियम, यू स्नूज यू लूज। अब देखिए स्नूज, हम मोबाइल में अलार्म लगाते हैं, सुबह जब आपको उठना होता है, अपनी क्लास के लिए जाना होता है, व्हाट डू यू सेट अलार्म इन योर मोबाइल। तो जैसे आपने अगर मॉर्निंग में 6 AM का अलार्म लगाया, आपने उसको स्नूज करा, स्नूज मतलब वो फिर बजेगा आफ्टर 5 मिनट्स या 10 मिनट्स, डिपेंडिंग आपने स्नूज का टाइम कितना रखा है, कुछ टाइम के बाद वो फिर रिंग होगा अलार्म, तो दैट इज स्नूज। तो इसका मतलब अगर आप समय पर नहीं उठोगे, आप डिले कर रहे हो ना, आप 6 बजे की जगह अब आप 6:10 पे अलार्म बज रहा है, फिर आपने स्नूज कर दिया, फिर वो 6:20 पे बज रहा है, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वेस्टिंग टाइम। तो अगर आप इस तरीके से टाइम वेस्ट करोगे तो आप हारोगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम। अब ऑप्शंस देखते हैं, डोंट टेक इट लाइटली, डोंट बी ओवर एंथुजियास्टिक, एंथुजियाज्म से इसका कोई रेफरेंस नहीं है, एंड डेल्टा डोंट बी पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक होते हैं नेगेटिव सोच वाले, उससे भी कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचे, डोंट टेक इट लाइटली, डोंट हेजिटेट टू डू इट। सो करेक्ट आंसर इज डोंट हेजिटेट, बिकॉज यू आर हेजिटेटिंग, आपको 6 बजे उठना था, आपने हेजिटेट करा, आपने डेफर, आपने पोस्टपोन करा अपना एक्शन, सो इट मींस यू आर हेजिटेटिंग टू डू इट, आप उठने में हेजिटेट कर रहे हो, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर है आपका सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
आई डोंट बाय इट, आई डोंट बाय इट मीन्स आई डोंट बिलीव इट। अब बाय मतलब खरीदना, तो देखिए आई हैव नो मनी या आई डोंट नीड इट तो होगा नहीं। आई डोंट बाय इट का मतलब मैं इसे नहीं मानता, मैं इसको नहीं लूंगा, मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता। सो द करेक्ट आंसर इज आई डोंट बिलीव इट। देन द नेक्स्ट वन, माई टू सेंस। माई टू सेंस का मतलब होता है माई ओपिनियन, मेरे विचार। अब देखिए मनी से इसका कोई मतलब नहीं है, ओके। माई टू सेंस का मतलब होता है मेरे विचार, मेरे ओपिनियन। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, और ये पास्ट ईयर का ही है। सो माई टू सेंस का मतलब होता है माई ओपिनियन। बेसिकली आप हर तरीके से, हर एंगल से, लेफ्ट राइट, हर एंगल से किस हिसाब से सोच रहे हो, तो आपका क्या ओपिनियन है किसी बात को लेकर। देन द नेक्स्ट वन, आउट ऑफ द ब्लू। अब देखिए ये जो ब्लू कलर है, ब्लू वर्ड ईडियम्स में कई तरीके से यूज होता है। एक होता है ये अनएक्सपेक्टेड के लिए, एक होता है टू फील डल और ग्लूमी। इट ऑल्सो मीन्स व्हेन यू फील डल और ग्लूमी अबाउट समथिंग। एंड ब्लू ऑल्सो रेफर्स टू वाटर। तो आउट ऑफ ब्लू का मतलब होता है आउट ऑफ नोवेयर। जब अचानक से कोई आपके सामने आके खड़ा हो जाए तो हम बोल सकते हैं दैट आउट ऑफ ब्लू ही केम, या इट जस्ट हैपेंड आउट ऑफ ब्लू, मीन्स अनएक्सपेक्टेड, जब आप पहले से उस चीज को लेके अवेयर नहीं थे। तो आउट ऑफ ब्लू का मतलब है अनएक्सपेक्टेडली। देन द नेक्स्ट वन, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। छोटी सी दुनिया है, राइट। अगर आपका कोई फ्रेंड लेट्स से अब्रॉड रहता है और आप यहाँ देहरादून में रहते हैं, आपको वो फ्रेंड अचानक से यहाँ दिख जाए या मिल जाए, तो आप कहेंगे व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा था और आपका फ्रेंड आपको मिल गया जो कितनी दूर रहता है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। या कई बार हम किसी के बारे में सोच ही रहे होते हैं, अचानक से हमें वो पर्सन मिल जाता है या दिख जाता है, तो हम कहते हैं व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। तो व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड का मतलब जब कोई भी कुछ भी कभी भी आपके साथ हो सकता है, आप कुछ सोच रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो, वो अचानक से हो जाए, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मीन्स व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो द नेक्स्ट वन, डाउन द रोड। सड़क पे जब हम चल रहे हैं तो हम आगे की तरफ चल रहे हैं, तो डाउन द रोड मतलब सड़क पर नीचे की तरफ, आगे की तरफ जाना, मतलब आप फ्यूचर में जा रहे हो, ना कि बैकवर्ड्स पास्ट में जा रहे हो। तो डाउन द रोड का मतलब होता है इन फ्यूचर। इन प्रेजेंट होगा नहीं क्योंकि आप अभी एक जगह नहीं हो, आप आगे चल चुके हो। पास्ट होगा नहीं क्योंकि आप पीछे नहीं जा रहे हो, और टाइम से इसका कोई कंसर्न नहीं है। सो डाउन द रोड मीन्स इन द लॉन्ग रन। जैसे फ्यूचर में आपको रियलाइज होगा कि आपने क्या पाया, क्या खोया, तब हम यूज करते हैं डाउन द रोड। द नेक्स्ट इडियम, रेजिंग आईब्रोज। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने मूवीज देखी होंगी, या आप लोग टीवी शोज अगर देखते हो तो उसमें आप देखते होंगे एक एक्सप्रेशन है बहुत कॉमन जिसमें आईब्रो उठा लेते हैं, लिफ्ट कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, बेसिकली व्हेन यू शो सरप्राइज। जब कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसके बारे में आपको पता नहीं था, या एकदम ऐसा शॉक, ऐसा सरप्राइज आता है, तो हमारा एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हम अपने आईब्रो को लिफ्ट कर लेते हैं। तो बस उसी से रिलेटेड है ये। सो टू रेज आईब्रो का मतलब होता है टू शो सरप्राइज। तो करेक्ट आंसर इज अल्फा। आई थिंक दिस इज अ सिंपल वन। काफी हद तक हम इन इडियम्स को अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं। द लास्ट वन, सेकेंड लास्ट वन, स्टेप अप द प्लेट। अब आप सोचिए एक प्लेट है, अगर आपने उस पर पैर रखा है मतलब आपने किसी काम करने के लिए हामी भरी है, तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। सो स्टेप अप द प्लेट का मतलब होता है, स्टेप अप मतलब पैर उठाना, तो मतलब आपने कोई काम करने का निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है। सो टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई रिपीट, स्टेप अप द प्लेट का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कमांड अपने हाथ में लेना, किसी चीज की जिम्मेदारी लेना। द नेक्स्ट वन, लास्ट वन, द होली ग्रेल, एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट और गोल। बेसिकली ये हमारे मिडीवल पीरियड या हिस्ट्री से रिलेट करता है। होली ग्रेल इट्स लाइक अ यूटेंसिल, ये एक यूटेंसिल होता है जिसमें पहले बेसिकली कुछ सर्व करा जाता था। जैसे मेनली इसमें क्या करा जाता था, ब्लड सर्व करा जाता था, ओके, टू पीपल टू ड्रिंक। तो होली ग्रेल इसलिए कहा जाता है। तो होली ग्रेल का मतलब है एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट और गोल। जब किसी इंपॉर्टेंट पर्पज से एक यूटेंसिल में ब्लड सर्व करा जाता था, ओके, टू द किंग और एनी अथॉरिटी, उसको बोलते थे होली ग्रेल। तो बेसिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट थिंग। सो होली ग्रेल का मतलब होता है एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट और गोल। इट रेफर्स टू मिडीवल टाइम, हिस्ट्री से रिलेट करता है ये वर्ड।
ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अब हमने एक और प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिया है आज आपके साथ। तो अगेन आपने देखा होगा कितनी वैरायटी आती है क्वेश्चंस में और कितने अलग अलग सेक्शंस आपको आते हैं। सो प्लीज हमारी सारी वीडियोस व्यू करें, बिकॉज काफ़ी है वो आपके लिए एग्जाम्स के लिए, अगर आप उनको अच्छे से स्टडी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट सेशन आई विल बी कमिंग अप विथ मोर प्रैक्टिस पेपर्स, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होती रहे एंड आपको पता चलता रहे कि यस और कितने सेक्शंस ऐड ऑन हो सकते हैं। सो आई विल बी कमिंग अप विथ समथिंग न्यू, जिससे आपको भी पता चले कि यस ये हमने नहीं सोचा था और ये भी एग्जाम में आ सकता है। सो please wait for our next session. Till that time, go through all the recorded videos that which we have uploaded, सारे grammar vocabulary के sections plus these practice sets. If you have any doubt, हमारे को आप लिख सकते हैं comment section में. I'll get back to you. I hope you like the video. Thank you very much. जय हिंद।